हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 का टॉपिक 9 पढ़ेंगे, दैट इज टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब शॉक थेरेपी के बाद हमने देखा था बहुत ज्यादा नेगेटिवली सफर करना पड़ा डिफरेंट पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज को, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हमने देखा था। अब वो जो नेगेटिवली सफर कर रहे थे वो सारी कंट्रीज, उसमें सिर्फ सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं थे, बल्कि डिफरेंट बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे। यानी ये भी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में ही आते हैं, बट बॉर्डर से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे और दूसरी भी टेंशंस थी। डिफरेंट कंट्रीज के बीच में टेंशंस डेवलप होने लगी। जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं जैसे रशिया, तो रशिया के ही दूसरी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ टेंशंस डेवलप हुए। आज जो हम देखते हैं रशिया एंड यूक्रेन, इनके बीच में तो आज तक ये सारे टेंशंस क्रिएटेड हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं डिफरेंट पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के बीच में। तो अब ये जो 15 न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन के आई हैं, इनके बीच में टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए, उसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज फेस्ड इंटरनल एंड एक्सटर्नल टेंशंस। अब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टेंशंस क्रिएट हुए कहां पे? इन पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में। अब जो कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुए यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद, जो 15 कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई, उनके बीच में इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए। यानी कि दूसरी जो कंट्रीज हैं उनके बीच में, अलग अलग कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए। साथ ही साथ इंटरनली भी हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी, टेंशंस क्रिएट हो रही थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली हमें। पहला है एथनिक एंड नेशनलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। आफ्टर डिसइंटीग्रेशन एथनिक आइडेंटिटीज बिकेम स्ट्रॉन्गर। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से पहले तक क्या था कि जो सोवियत यूनियन था, यानी कि सोवियत यूनियन के अंडर में जो एक गवर्नमेंट चला करती थी, उसकी वजह से पूरा कंट्रोल रखा जा रहा था डिफरेंट कंट्रीज पे, डिफरेंट स्टेट्स पे, डिफरेंट एरियाज में, सभी को यूनाइटेड रखा जा रहा था। पूरे जो सोवियत यूनियन है सभी एरियाज को एकजुट रखा जा रहा था, यूनाइटेड रखा जा रहा था। अब जो एथनिक यानी कि जो हमारे कल्चरल वैल्यूज हैं, जो कल्चरल आइडेंटिटीज जो है, तो कल्चरल आइडेंटिटीज यानी सभी एथनिक कम्युनिटीज जो हैं वो सब साथ में रहा करते थे, यूनाइटेड थे सोवियत यूनियन के अंडर में। बट डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या हुआ, जो एथनिक आइडेंटिटीज हैं यानी कल्चरल आइडेंटिटीज जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होती चली गई। लोग जो है अपने नेशन से ज्यादा अपने एथनिक कम्युनिटीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। यानी कि अपनी कंट्री के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हैं। अपनी कम्युनिटी अपने कल्चर के बेसिस पे डिफरेंट कंट्रीज के डिमांड रेज करनी स्टार्ट करी डिफरेंट एरियाज में। एग्जांपल चेचनिया। चेचनिया जो है ये रशिया का ही एक पार्ट है, तो रशिया में ही ये चेचनिया एरिया आता है। अब चेचनिया का जो चेचनिया जो है इसके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं रशिया के साथ, किस बेसिस पे? इन्हीं एथनिक आइडेंटिटीज की बेसिस पे। अब चेचनिया जो है यहाँ पे मेनली जो मुस्लिम आइडेंटिटीज, मुस्लिम कम्युनिटीज जो है वो रहती हैं, और रशिया जो है वहां पे मेनली ज्यादातर जो मोस्ट ऑफ द पीपल है वो क्रिश्चियंस हैं। तो अब जो मुस्लिम आइडेंटिटी है ये इनकी अलग है, मुस्लिम कम्युनिटीज जो है ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से अलग है, तो इन्होंने अपनी खुद की कंट्री की डिमांड करी। चेचनिया जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है रशिया से आजाद होना चाहता है, अपना खुद का एक देश बनाना चाहता है चेचनिया एरिया। और रशिया ने इस चीज को लेकर के रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। चेचनिया जो है उसकी डिमांड जब उसने रेज करी, चेचनिया ने इंडिपेंडेंस की जो डिमांड रेज करी, तो उसको रिफ्यूज कर दिया किसने? रशिया ने। और जिसकी वजह से रशिया एंड चेचनिया एरिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं। वॉर भी हुई है, इंटरनल वॉर्स हुई हैं, इंटरनल टेंशंस हैं, जैसे कि 2 चेचनिया वॉर्स भी हुई हैं। पहली तो 1994 से 1996 के अराउंड थी, और सेकंड जो चेचनिया वॉर है वो 1999 के ऑनवर्ड्स स्टार्ट हुई। अब अजरबैजान एंड आर्मेनिया कॉन्फ्लिक्ट्स। अब अजरबैजान एक कंट्री है और आर्मेनिया दूसरी कंट्री है। अभी यहाँ पे हमने देखा रशिया के ही बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, रशिया के डिफरेंट एरियाज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। चेचनिया रशिया का ही पार्ट है, अब वो रशिया से अलग होने की डिमांड कर रहा है। बट यहाँ पे ये दोनों ही कंट्रीज पहले से अलग हैं, अजरबैजान अलग कंट्री है और आर्मेनिया अलग कंट्री है। अब यहाँ पे क्या है, अजरबैजान में एक एरिया है नागोर्नो काराबाख। अब नागोर्नो काराबाख जो एरिया है अजरबैजान में, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आर्मेनियंस हैं। तो इस वजह से जो नागोर्नो काराबाख वाला जो एरिया है उसने डिमांड रेज करी कि या तो हमें इंडिपेंडेंट नेशन दे दो, या फिर हमें आर्मेनिया के साथ जुड़ना है, हमें आर्मेनिया कंट्री जो है उसके साथ जुड़ना है, हमें अजरबैजान के साथ नहीं जुड़ना। तो ये डिमांड थी नागोर्नो काराबाख रीजन की। बट इस डिमांड को रिफ्यूज कर
कर दिया, इस डिमांड को फुलफिल नहीं किया अजरबैजान ने, जिसकी वजह से अजरबैजान और अर्मेनिया इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स चलते हैं। अर्मेनियन पॉपुलेशन जो है उसके लिए अर्मेनिया उन अर्मेनियन पॉपुलेशन की वजह से उनकी तरफ से लड़ती है, किससे? अजरबैजान से। हालांकि नागोर्नो काराबाख जो एरिया है वो अजरबैजान में है, बट वहां पे मोस्ट ऑफ द पीपल कौन है? अर्मेनियंस। और यहीं पे हमें देखने को मिल रहा है वही एथनिक कम्युनिटीज जो है, एथनिक आइडेंटिटीज जो है, उसके बेसिस पे उन्होंने अपनी डिफरेंट कल्चर के बेसिस पे, डिफरेंट कम्युनिटीज है उनकी, उसके बेसिस पे उन्होंने नेशन की डिमांड कर दी, और क्योंकि उनकी उस डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया तो दोबारा से कन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए, जो टेंशंस है वो क्रिएट होने लगे इन दोनों कंट्रीज के बीच में। तो इस टाइप से एथनिक आइडेंटिटीज जो है ये और ज्यादा स्ट्रांग होती चली गई। जो सिटीजंस हैं उन्होंने अपने नेशन से ज्यादा अपनी कम्युनिटीज को प्रेफरेंस देना स्टार्ट किया, इंपॉर्टेंस दी इन्होंने सबसे ज्यादा अपने कल्चर को, जिसकी वजह से डिफरेंट एरियाज में कन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में। सेकंड, बॉर्डर डिस्प्यूट्स। बॉर्डर्स वर नॉट क्लियरली डिफाइंड ड्यूरिंग द सोवियत पीरियड। सोवियत यूनियन के टाइम पीरियड पे बॉर्डर्स जो है वो क्लियरली डिफाइन ही नहीं की गई, क्योंकि पूरा एरिया जो है उसे कलेक्टिवली क्या कहा जा रहा था? यूएसएसआर। तो कोई भी बॉर्डर्स वगैरह क्रिएट ही नहीं की गई थी, ये माना जाता था ये पूरा एरिया एक कंट्री, एक अलायंस के तौर पे वर्क कर रहा है, और इसके डिसइंटीग्रेशन के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था पहले। लेकिन जब डिसइंटीग्रेशन हुआ उसके बाद जाके बॉर्डर डिस्प्यूट्स अराइज हुए, बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स हुए। बॉर्डर डिस्प्यूट्स इमर्ज्ड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन, यानी कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से पहले हमने बॉर्डर्स डिफाइन नहीं कर रखे थे, बॉर्डर्स नहीं बना रखे थे, टेरिटरीज नहीं बना रखी थी हमने। और अब जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, जब 15 न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज निकल के आई, तो हर एक कंट्री की अलग अलग बाउंड्री होती है, अलग अलग टेरिटरी होती है। अब उस टेरिटरी को लेके कन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए, कौन सा एरिया किस कंट्री के अंडर में होगा इसको लेके डिस्प्यूट्स अराइज हुए। यानी कि हर एक कंट्री चाहती थी ज्यादातर जो एरिया है ये मेरे अंडर में आए, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज जो है इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स अराइज होने लगे बॉर्डर्स को लेकर के। बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमें देखने को मिले, टेरिटरीज एक्सपेंशन के लिए बॉर्डर डिस्प्यूट्स होने लगे। इकोनॉमिक टेंशंस, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इंक्रीज डिससैटिस्फैक्शन। इकोनॉमिक टेंशंस ये हमने पिछले भी टॉपिक में डिस्कस किया था। अब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला हमें रिसोर्सेज का। कुछ लोगों के पास वेल्थ बहुत ज्यादा है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो गरीब है। रिच वर्सेस पुअर का हमें गैप देखने को मिल रहा है, यानी मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज जो है वो कुछ ही लोगों के पास अक्यूमुलेट हो रखी है, और उस वजह से वो जो वेल्दी पीपल हैं उनकी काफी ज्यादा हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हुआ करती थी। जो वेल्दी पीपल हैं उनकी पोजीशन हाई हुआ करती थी, स्टेटस हाई हुआ करता था, और इनका इन्फ्लुएंस था पॉलिटिक्स एंड मीडिया पे। तो इकोनॉमिक टेंशंस हमें देखने को मिले, रिच वर्सेस पुअर का हमें गैप देखने को मिला। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, न्यू कंट्रीज लैक्ड स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। अगर हम इंडिया की बात करें तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में हमारे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं? मेनली जो हमारे 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव्स, तो ये आ जाते हैं हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में। अब इंडिया में क्या कर रखा है, हमने इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है पावर का। बट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, कुछ पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में हमें सही से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश हुए नहीं दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस नहीं है, या फिर अगर हैं तो उनके पास प्रॉपर वे में पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रखी है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो बार बार चेंज होती रहती है। जो गवर्नमेंट है क्या कह सकते हैं कि सरकार गिर जाती है, मिड टर्म इलेक्शन ही करवा दिए जाते हैं दोबारा से। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट, यानी बार बार सरकार बदलती रहती है, हमें वीक गवर्नमेंट देखने को मिल रही है, हमें वो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस नहीं देखने को मिल रहे, जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक आइडियल्स को प्रॉपर्ली हम इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रहे हैं सोसाइटी में, हम पॉलिसीज नहीं बना पा रहे हैं सही से। ये पूरा सिस्टम नया था पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के लिए, वो सही से इसे अडॉप्ट नहीं कर पाए डेमोक्रेसी को, इसी की वजह से वीक गवर्नमेंट देखने को मिल रही है, सही से उन्होंने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश नहीं करे, इसकी वजह से सरकार जो है वो बार बार बदल रही है, तो हमें ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही थी। रोल ऑफ एक्सटर्नल पावर्स, नाटो एक्सपैंडेड टुवर्ड्स ईस्टर्न यूरोप, ये हमने डिस्कस किया था कि जब डिसइंटीग्रेशन हुआ सोवियत यूनियन का, उसके कुछ समय बाद जाके जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, जो पहले यूएसएसआर की पार्ट थी, तो वो जो कंट्रीज हैं उन्होंने नाटो को ज्वाइन कर लिया, यानी कि जो वेस्टर्न यूएसए का जो अलायंस था, वेस्टर्न अलायंस जो था नाटो, उसे ज्वाइन किया किसने? जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, स्पेशली ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, उन्होंने नाटो को ज्वाइन कर लिया। रशिया फेल्ट थ्रेटन्ड बाय वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, अब रशिया जो है उसे थोड़ा
डर लगने लगा इस वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को लेकर के। रशिया जो है वो नहीं चाहता था कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से रशिया में भी टेंशंस क्रिएट हो। रशिया नाटो में नहीं जुड़ना चाहता था। रशिया का अलग अपना वॉर्सो पैक्ट था जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रशिया जो है उसे लग रहा था कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से रशिया में भी टेंशंस क्रिएट हो सकती हैं। तो इसकी वजह से रशिया और वेस्ट इनके बीच में दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होने लगे। रशिया नहीं चाहता था कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़े और वहीं पे रशिया के पास तक की जो कंट्रीज हैं ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, वहां तक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पहुंच चुका था। वेस्टर्न कंट्रीज जो है उन्होंने उन कंट्रीज को, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को भी अपने साथ ज्वाइन कर लिया था नाटो में। नाटो ग्रुप जो है उसमें ये सारी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जाके जुड़ गई। और रशिया जो है उसने क्या सोचा कि अगर मैंने कोई स्टेप्स नहीं लिए तो हो सकता है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से रशिया में भी टेंशंस क्रिएट हो जाए। तो इसकी वजह से रशिया और वेस्ट के बीच में दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, ये सारे टेंशंस क्रिएटेड थी आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। सबसे पहली बात, एथनिक आइडेंटिटीज जो है ये स्ट्रांग होने लगी। तो सिटीजन से उन्होंने अपने नेशन से ज्यादा अपनी कम्युनिटीज को प्रेफरेंस दी। बॉर्डर डिस्प्यूट्स अराइज हुए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस बहुत नेगेटिव थे, यानी कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो अनइक्वली देखने को मिला। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा था रिसोर्सेज का, और जो वेल्दी पीपल थे उनके पास ज्यादा पावर थी सोसाइटी में। और एक्सटर्नल पावर्स जो है इनका भी रोल बढ़ने लगा। जैसे नाटो जो है इसे ज्वाइन किया ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने, जो एक टाइम पीरियड पे यूएसएसआर के पार्ट थी, और जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो एक टाइम पे सोशलिस्ट सिस्टम का पार्ट थी, अब वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट कर रही थी। अब वो कंट्रीज जो है वो यूएसए के साथ जुड़ रही थी, नाटो को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिले। इस टाइप से टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।